जिला कलेक्टर व एसपी ने कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु विशेष गाइडलाइन एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान को लेकर की प्रेस वार्ता। कोरोना रोकथाम हेतु जारी प्रयासों की दी जानकारी। वहीं जिला कलेक्टर के शर्मा ने कहा कि आमजन के सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। तो दूसरी ओर एसपी दीपक भार्गव ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि जरा सी लापरवाही से 1 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाए। कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार न जाए, इसलिए जरूरी सावधानी अपनाएं। महाराष्ट्र में संक्रमण के चलते आ रही है महासंकट की घड़ी, कोरोना की दूसरी सबसे बड़ी लहर। जानकारी के अनुसार भारत में 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित रोगी आ गए हैं। इसलिए सभी देशवासियों को रहना होगा सचेत। हमारे लिए नहीं तो हमारे पीछे वालों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई जरूर है। हम सब ने सोचा है कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बड़ी तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैल रहा है। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के कलाकारों को भी इस संक्रमण ने जकड़ लिया है। इसलिए लापरवाही सबको कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो फिर से लॉकडाउन लग सकता है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देश के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। छोटी सी लापरवाही हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पर खतरा अभी टला नहीं है। यूके, ब्राजील में दक्षिणी अफ्रीका से कोरोना का नया स्ट्रेन भी सामने आया है। जब तक कोरोना की चेन पूरी तरह नहीं टूटेगी, तब तक खतरा बरकरार रहेगा। हम सब ने कोरोना वायरस का कठिन दौर देखा है। सरकार की ओर से शादी समारोह, व्यवसाय, शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों के लिए दी गई छूट आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन लापरवाही का व्यवहार कोरोना संक्रमण बढ़ा सकता है। ऐसी कोई भूल ना दोहराएं, जिससे कहीं फिर से क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़े या लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो। कोरोना से जंग में ढिलाई नहीं बरतनी है। भीड़ से बचने, मास्क लगाने, हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करना है। जो लोग कोरोना वायरस से पूर्व में ठीक हो चुके हैं, उनको भी वैक्सीनेशन और सावधानियां रखने की जरूरत है। फिर भी किसी में कोरोना के लक्षण दिखे तो उनको चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए कहे। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। प्रशासन, चिकित्सा विभाग और पुलिस का साथ भी है। 1 वर्ष हो गए इस बीमारी से लड़ते लड़ते, और मैंने ये पाया है कि जनता ने जो अपील प्रशासन ने, पुलिस ने करी, वो लगभग सभी अपील को माना, साथ दिया, व्यर्थ जिद नहीं करी। परंतु कोरोना की इस जंग में अब जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, उसमें जरा सी भी लापरवाही घातक नहीं हो जाए। जो 1 साल की मेहनत रही है वो वापस मिट्टी में नहीं मिल जाए, इसलिए जो कदम उठाए जाने हैं उसकी राज्य सरकार ने कल दिशा निर्देश, गाइडलाइंस जारी कर दी हैं आगे की लड़ाई के लिए। अब तक चर्चा हुई थी साहब लॉकडाउन और कर्फ्यू नहीं लगेगा, पर आप देखते हैं नाइट कर्फ्यू लग गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान, चित्तौड़ में ये स्थिति ना आ जाए, इससे बचाव के जो तरीके बताए गए हैं वो सर्वविदित हैं, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। कोई मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस, साफ सफाई करना, हाथ धोना, उचित दूरी बनाए रखना। जरा से भी आई लक्षण आए तुरंत टेस्ट करवाना। कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो आइसोलेशन में रहे। अब तो बहुत आसान हो गया, आपको पहले पिछले साल की लड़ाई ध्यान है, जबरदस्ती उठा के एक अपराधी की तरह पेशेंट को ट्रीट करते हुए कितने लोगों को जबरदस्ती बंद किया गया कोविड केयर सेंटर में। पर चूंकि अब बीमारी के बारे में मालूम चल गया है, उसका इलाज हर हद तक संभव है, तो इस कारण से वो गंभीरता नहीं रही। लेकिन तरीका इलाज का वही है, आइसोलेशन, दूसरे से संपर्क कटना हर सूरत में, ताकि आपका संक्रमण वहाँ तक ना पहुँचे। इलाज वही है, लेकिन पहली जैसी गंभीरता नहीं रही, इसीलिए ये विकट स्थिति आ रही है। और ये विकट स्थिति और ज़्यादा विकट स्थिति में नहीं पहुँचा दे, किसी कारण से जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करना अति आवश्यक हो गया है। मास्क का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, मेरा और आपका सुरक्षा कवच। 22/3/20 से लेके आज तक धारा 144 का उल्लंघन करने पर
130 FIR दर्ज करके 295 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। सोशल मीडिया पे जिन्होंने भी गलत भ्रामक संदेश दिया 14 FIR करके 23 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 5 मुकदमे दर्ज कर 16 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। EC एक्ट में 5 मुकदमे दर्ज करके 11 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। अर्थात कुल मिला के 154 मुकदमे दर्ज करके 345 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। और इसी पीरियड में कोरोना में जो जने बदमाशी करते पाए गए 151 में 217 इस्तदा से पेश कर 445 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। अर्थात 700 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने पे 12,765 चालान करके 26.39 लाख का जुर्माना करना पड़ा। 307 दुकानदारों का चालान कर 1.53 लाख जुर्माना करना पड़ा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पे 95 लोगों का चालान कर 19,000 का जुर्माना हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग में 38,116 चालान करके 38,11,000 रुपये का चालान जुर्माना कटा। कुल मिला के 51,312 कार्रवाई करके 66.39 लाख जुर्माना करना पड़ा। ये सारी सख्त कार्रवाई ऐसे जिले में है जहाँ के लिए मैं धन्यवाद देके ये कह चुका हूँ कि सब लोग सुनते हैं और मानते हैं। अब आप देखिए ये सब करने के बाद भी आपको 51,000 चालान करने पड़े, तो आप इस चीज़ की गंभीरता समझ सकते हैं। मेरा ये मेरे विभाग की तरफ से सबसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी वजह से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपकी वजह से यदि दूसरे को परेशानी होती है तो उसमें लाजमी है कि सख्ती करनी पड़ेगी। तो जो भी नॉर्म्स राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के हैं जो कि आपको अच्छी तरह मालूम है, उनकी पालना करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखें। मीडिया के सभी साथियों, देखिए एसपी साहब ने और एडीएम साहब ने और पीएमओ साहब ने भी विस्तार से आपको मैं थोड़ा सा आंकड़े बताना चाहूँगा कि दिसंबर में 23,361 हमने सैंपल लिए थे, उसमें 1159 पॉजिटिव थे, 1179 पॉजिटिव थे। हमारी पॉजिटिविटी रेट थी 5.05। जनवरी में 14,278 सैंपल थे, पॉजिटिव केवल 255 रहे, पॉजिटिविटी रेट हमारी 1.79। फरवरी में 10,164 सैंपल थे, केवल 73 पॉजिटिव व्यक्ति आए थे और 0.72 हमारी पॉजिटिविटी रेट थी। मार्च में 14,970 सैंपल लिए हमने और 525 पॉजिटिव आए, हमारी पॉजिटिविटी रेट 3.5%। आप ये देखेंगे कि जनवरी और फरवरी का महीना जहां 5.05 से 1.79 आ गई, 0.72 आ गई, ये जनवरी और फरवरी ऐसा लगता है कि जो ही ग्रोथ रेट में या पॉजिटिविटी रेट में बिल्कुल एकदम से कमी आई, तो आम जन के मानस में एक ये धारणा बन गई कि अब तो कोरोना गया, अब किसी बात का डर नहीं। तो जो परहेज थोड़ा बहुत पहले रखते थे आपस में, काफी लोग मास्क पहनते थे आपस में, वो लगभग सभी का छूट सा गया, वो हमारी आदत छूट गई। और मोटे रूप से मैं ये कह सकता हूँ आपस में, ये मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, चिकित्सक नहीं हूँ आपस में, ये हमारी जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था सभी का। हमें एसओपी की गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए थी। भारत सरकार और राज्य सरकार ने कभी नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो रहा है, आप गाइडलाइन की पालना करना छोड़ दें। आप हमेशा यह रहा कि आपके वैक्सीन लग गया, उसके पश्चात भी आपको गाइडलाइन की पालना करनी है। हमें जनवरी और फरवरी के माह में भी ये हमारी एसओपी जो जारी हो रही है, मास्क पहनना, प्रॉपर तरीके से पहनना, सैनिटाइज करना, बार बार उचित दूरी बनाए रखना। लेकिन जैसा मैंने कहा आपके इसमें और आप सब भी जानते हैं,
शायद सभी वर्गों में ये एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है, जिसका शायद परिणाम ये है कि ये वापस दूसरी लहर एकदम से फैल गई चित्तौड़ में। और आपके पूरे मेवाड़ संभाग की बात करें तो आपके 6 जिलों में केसेस काफी आ रहे हैं। आज ही हमारे जो रिपोर्ट केस हुए हैं वो 113 हुए हैं यहाँ पे, कल 65 थे, 64 थे। हाँ, तो जस्ट डबल एक तरह से केस हम कह सकते हैं आपस में। तो केस में काफी बढ़ोतरी हो रही है आपस में, संक्रमण तेजी से फैल रहा है आपस में। और इस संक्रमण को देखते हुए चाहे उदयपुर संभाग है या राजस्थान के अन्य संभाग के जिले हैं, कुछ संभाग में शायद कंपैरेटिवली कम है तुलनात्मक, लेकिन सभी जगह फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है कि कल आपने 1700 के करीब राजस्थान में देखा होगा। और हर दिन पिछले 15 दिन से देख रहे होंगे कि हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, पॉजिटिविटी दर में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक SOP जारी की है। उसकी मुख्य बातें शायद चर्चा में एडिंग साहब की में आ गई हो, लेकिन मैं फिर एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, जांच, पहचान और उपचार का जो प्रोटोकॉल है कि हम आपके सैंपलिंग टेस्टिंग के लिए सैंपलिंग हम आपके पहले 1000 के आसपास करते थे, अब हमने 1300-1400 के करीब करने, मतलब 30% एकदम से इंक्रीज कर दिया है। सैंपलिंग में हम आपके रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं, सुपर स्प्रेडर्स की सैंपलिंग भी कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र से चित्तौड़ से ज्यादा कर रहे हैं हम आप। और उनकी जो ट्रैकिंग है उसके लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को हमने डिटेल में विस्तार से करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के भी निर्देश हैं कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को विस्तार से किया जाए। एक पॉजिटिव व्यक्ति 30 तक संक्रमण फैला सकता है। तो हमने ये देखा है कि अभी तक हम जो नजदीक के रिलेटिव वो हैं, उसके संपर्क वाले हैं, चाहे उसके रिश्तेदार हों या एकदम से संपर्क में आए हो, उन्हीं तक सीमित रहते थे। लेकिन अब कल से हमने स्ट्रेटजी बदल करके 30 तक उनको डिटेल में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना प्रारंभ कर दिया है। हमारी 3 टीम शहर में लगी हुई है। एक आपके एडिशनल CMO साहब की अध्यक्षता में टीम बनी हुई है। शहर को 5 विभागों जोन्स में बांट रखा है। 5 पे एक MO है, उनका नर्सिंग स्टाफ है, आयुर्वेद का स्टाफ है। वो उस पॉजिटिव व्यक्ति के घर तक जाते हैं और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, पिछले 10 दिन की, 15 दिन की, और जो उनके संपर्क में आए उनकी लाइन लिस्टिंग तैयार करते हैं। और वो लाइन लिस्टिंग तैयार करके लवकुश पाराशर जी की एक टीम बनी हुई है, विजिलेंस, मोबाइल विजिलेंस टीम, उन तक जाती है। वो भी उसको डबल चेक करते हैं आपस में कि हाँ लाइन लिस्टिंग जो तैयार की गई वो सही है या नहीं है। और तीसरी टीम है जो CMO साहब की, जो भी पॉजिटिव व्यक्ति आता है वो टेलीफोन पे होती है। ये दोनों टीम फील्ड में जाकर के करती है, इनकी टीम टेलीफोन पे जाकर संपर्क करती है और डिटेल में जाकर के उसका हर एक व्यक्ति का एक पेपर पे अलग से हिस्ट्री ली जाती है, केस हिस्ट्री ली जाती है, और वो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर डाली जाती है कि डिटेल कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो जाए आपका। तो हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे डिटेल में ध्यान दे रहे हैं और ट्रीटमेंट के ऊपर भी हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके होम आइसोलेट होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, हमारी टीम्स को कह रखा है कि उसे तुरंत कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया जाए, क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवाया जाए। हाँ, इसमें जरूर दिक्कत आती है, कुछ व्यक्ति घर पे रहना चाहते हैं, सीमित संसाधन होने के बावजूद भी समझाने का प्रयास करते हैं। कल ही गोसुंडा गाँव में CMO साहब गए थे और वहाँ 3 व्यक्ति जो पॉजिटिव आए थे उनको एक तरह से जबरदस्ती हमने कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया आपस में। वो आना नहीं चाह रहे थे, एम्बुलेंस बुला करके उनको वहाँ शिफ्ट किया आपस में। तो इस तरह से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके जिसके रहने की जगह नहीं है, ज़्यादा घुलना मिलना है आपस में, लोगों का ज़्यादा संपर्क है, उनको कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया जाए या कोविड क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवाया जाए। एक एनफोर्समेंट टीम का गठन किया है हमने आपस में, राज्य सरकार के आदेश आए, हमने पहले गठन कर दिया था। शहरी क्षेत्र में 5 जिसमें RS अधिकारी भी हैं, DSO हैं, तहसीलदार हैं, उनके साथ में एक पुलिस अधिकारी है और नगर परिषद के अधिकारी हैं। ये तीनों की टीम फील्ड में राउंड लगती है चित्तौड़ शहर में, और इसी तरह से बाकी शहरी क्षेत्रों में भी टीम का गठन आज हो रहा है। हमारे यहाँ पहले ही हो गया था, बाकी शहरी क्षेत्रों में भी आज हो रहा है और ये टीम आपकी निरंतर भ्रमण करेगी और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव की अवहेलना पाई जाएगी उनके चालान भी बनाए जाएंगे और
कोई प्रतिष्ठान को सील करना है तो उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी आपके संयुक्त जो प्रवर्तन दल है जेएटी है, इसके सहयोग हेतु एंटी कोविड टीम एसीटी का गठन किया है, जिसमें 2 शिक्षक होंगे, 1 बीट कांस्टेबल होगा और बीट के जो एरिया है उसके आधार पे वो घर घर जाएगी और घर घर जाकर के 3 चीजें करेगी कि एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना के संबंध में लोगों को जानकारी देगी, पैम्फलेट का वितरण करेंगे। नंबर 2, वो आपके होम आइसोलेशन जो पॉजिटिव व्यक्ति आया है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा उसके बारे में इंश्योर करेगी। और तीसरा, टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूकता संदेश देगी आपके लिए। यही मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हमने 2 दिन पहले 60 टीम बना करके वार्ड वाइज, जिसमें हमारे 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, एक आंगनबाड़ी वर्कर है और एक टीचर है, कि जाकर के घर घर जाकर के अगले 3 से 5 दिन में वो पूरा चित्तौड़ शहर का एक सर्वे करवा देंगे, जिसमें हाई रिस्क ग्रुप के पर्सन हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे और आईलाइज सिम्टम वाले पेशेंट हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उनके सैंपलिंग करवा करके और उनका आगे की कार्रवाई हम करेंगे इसमें। और हाई रिस्क वाले ग्रुप भी है तो उनको ये समझाइश की जा रही है कि आप घर पे ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलें, कोई भी आपको सिम्टम नजर आता है तो आप सैंपलिंग जरूर करवाएं। 7 नाके हैं, एक निबाड़ा में है, 3 बेगू में है, 3 रावतपाड़ा में है, वहाँ पे हमारी चेक पोस्ट लगी हुई है और वहाँ पे पूरा डेटा संधारित होता है आने जाने वालों का। सबसे मुख्य हमारे चेक पोस्ट है जो नया गांव निबाड़ा की है। कल परसों मैंने भी उसका विजिट किया था और वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने वहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में स्टाफ लगा रखा है। कुछ कमियाँ थी, उस कमियाँ की पूर्ति आज कर दी गई है। टेंट वगैरह पाने की और व्यवस्था नहीं थी, वो आज कर दी गई है, लेकिन डेटा बहुत अच्छी तरह से संधारित होता है और जिस ब्लॉक में भी जा रहे हैं उस ब्लॉक को वो डेटा अगले दिन मेल से भेज देते हैं और जिस जिले में जा रहे हैं यात्री उस जिले में भी भेज देते हैं, वहाँ के कलेक्टर को भिजवा देते हैं ताकि वो अपने स्तर पर उसकी कार्रवाई कर सके या निगरानी कर सके। जो चेक पोस्ट पे आरटीपीसीआर काफ़ी कम लोग लेके आते हैं, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार उनसे हम बंद पत्र करवाते हैं, अंडरटेकिंग करवाते हैं कि अगले 15 दिन तक वो होम क्वारंटाइन होकर के रहेगा। जैसे मैंने बताया कि वो ब्लॉक में लिस्ट भेज देते हैं और वहाँ हमारे जो एसीटी टीम लगी हुई है और जो मोबाइल टीम लगी हुई है वो एक बार उसको इंश्योर कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास में रहता है। हालांकि उसमें जो चित्तौड़ जिले में आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 80% लोग सांवलिया जी दर्शन के लिए आते हैं, 70 से 80% ये मंथलाम वाले और ये सारे लोग नीमच वाले, और सुबह आए और शाम को वापस निकल जाते हैं। तो जो चित्तौड़ में आने वाले की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसमें सांवलिया जी दर्शन वाले ज़्यादा शामिल हैं, तो वो वापस निकल जाते हैं आपस में। उस फिगर को भी हम आज से अलग से निकलवा रहे हैं। और जो ही कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन, पहले हम आदेश निकालते थे 144 में, लेकिन बीच में निकालना बंद कर दिया था। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन का आदेश 144 में संबंधित एसडीएम निकालेंगे और निकाल करके नगर परिषद या नगर पालिका के माध्यम से या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के माध्यम से बैरिकेडिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। एप्रोक्लोराइड सोल्यूशन का छिड़काव करते हैं और बैरिकेडिंग की कार्रवाई की जा रही है आपस में। और जैसा मैंने बताया, मोबाइल टीम हमारी निबाड़ा में और यहाँ पे काम कर रही है, जो वहाँ जाकर के उनकी मॉनिटरिंग करती है आपस में। हमें ये जो नई एसओपी जारी हुई है उसमें बिल्कुल ये सख्त निर्देश दिए कि रूथलेस आप और प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए कि आइसोलेशन जिस व्यक्ति को किया है वो आइसोलेट होकर रह रहा है या नहीं रह रहा, या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हो रही है नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल चालान बनाइए, कार्रवाई कीजिए और साथ साथ में समझाइश भी कीजिए। आपको रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में आपको जैसा पता है कि चित्तौड़ शहर में पहले ही लगा हुआ है। हमें ये अधिकार दे दिए गए हैं कि आप इसका समय कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं आपस में। तो यदि आपका कोई सुझाव हो तो उसमें आप अपनी वार्ता में दे सकते हैं आपस में। एक ये तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हुई आपस में, लेकिन जैसा एसओपी भी कहती है, भारत सरकार की गाइडलाइन भी कहती है, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि कोरोना से बचाव के 2 ही तरीके हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करना, जिसमें जो सामान्य जानकारी सबको है आपस में कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, उचित दूरी बनाए रखना, ये पहला सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास में। और दूसरा सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो मैं आपके माध्यम से चित्तौड़ शहर वासियों की और जिले वासियों से ये अपील करना चाहूँगा
कि वो आगे बढ़ सके। जो भी पात्र व्यक्ति हैं अभी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 45 या उससे ज़्यादा वाले, वो हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे आए और अपना टीकाकरण करवाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हमारी पूरी टीम रहती है, पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। और मैं इसलिए आपके माध्यम से एक बार पुनः अपील करना चाहूँगा आम जनता